जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्रांति यूट्यूब बैच के एक और लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी पॉलिटी की सीरीज में होने वाला है दोस्तों लेक्चर नंबर 23। और आज की कहानी हमको शुरू करनी है इस टॉपिक से। टॉपिक हम लोगों के सामने है। और दोस्तों मैं कहता हूं आपसे कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना है, यूट्यूब चैनल ओपन करना है और क्रांति बैच के साथ पूरी पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ आपको उस वीडियो को तलाशना है जो वीडियो मैंने बनाई थी आज से 2 से 3 महीने पहले, जहां पर मैंने क्लियर कट बताया था कि प्रीलिम्स 2026 की तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप कैसे कर सकते हो। तो मैंने उसमें कुछ सेट ऑफ बुक लिस्ट बताई थी, जो फैक्चुअल बुक लिस्ट आपको रटनी है। अगर आप वो किताबों को नहीं रटोगे तो मजा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ कमी छूट जाएगी। और उन फैक्चुअल बुक्स को रटने के साथ साथ आपको ये क्रांति बैच देखना है, तब हम कह सकते हैं गारंटी से कि पेपर क्लियर प्रीलिम्स का होगा ही होगा। ठीक है। और जब भी मेंस पढ़ने की इच्छा करे, आपको पता है AKS एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करो, 2026 का मेंस का कोर्स ज्वाइन कर लो, मजा तो है वहीं पर। ठीक है भैया, चलो। तो आज की कहानी इस टॉपिक से दोस्तों शुरू होगी। टॉपिक बड़ा ही सिंपल सा है, कहता है लीडर्स इन पार्लियामेंट, संसद में नेता। यार मैं तो ये कहता हूं कि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखे हैं ना 22 के 22, तो मुझे लगता है कि आपको इस हेडिंग के बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कट कह चुका हूं कि लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? PM होता है। हो गई खत्म हेडिंग, बस यही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले वो कहता है कि अगर हम लोकसभा के नियम उठा के देखें तो लोकसभा के नियम के अनुसार, ये कोई संविधान के अनुसार नहीं है, लोकसभा के नियमों के अनुसार अगर आप सदन का नेता तलाशोगे, अगर आप लीडर ऑफ द हाउस तलाशोगे, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सिंपल, सीधा, सच्चा फैक्ट। लेकिन दोस्तों अगर आप लोकसभा का अध्यक्ष तलाशोगे, अगर आप लोकसभा का चेयरमैन तलाशोगे, तो लोकसभा का चेयरमैन, अंग्रेजी में चेयरमैन कहते हैं, हिंदी में तो अध्यक्ष ही कहते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? स्पीकर को। और लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। ठीक है। हिंदी वाला व्यक्ति तो स्पीकर को भी हिंदी में अध्यक्ष ही बोलता है, तो उसको तो ऐसा लगेगा कि सर लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो बोले अध्यक्ष होता है। इंग्लिश वाला बोलता है तो थोड़ा सा अलग लगता है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? स्पीकर को। और लोकसभा का नेता किसे कहते हैं? वो प्रधानमंत्री को कहते हैं। तो थोड़ा सा अलग वहां पर साउंड करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए दोस्तों, लेकिन एक यहां पर छुपी हुई बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के किसी मेंबर में से किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट कर दे और उसको बोल दे कि भैया अब लोकसभा का लीडर तुम बनोगे, लोकसभा के लीडर की तरह अब तुम काम करोगे, तो फिर उस परिस्थिति में PM लीडर ऑफ द हाउस नहीं कहलाएगा, PM सदन का नेता नहीं कहलाएगा। जिस व्यक्ति को PM ने चुना है लोकसभा के सदस्यों के बीच में से, फिर वो व्यक्ति लीडर ऑफ द हाउस कहलाएगा, वो व्यक्ति सदन का नेता कहलाएगा, वो व्यक्ति लोकसभा का नेता कहलाएगा। ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। बाय डिफॉल्ट PM है, लेकिन PM किसी और को नॉमिनेट कर दें तो फिर वो कहलाने लगता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों क्या कहा गया है? उसके बाद क्या कहा गया है कि दोस्तों केवल इतना मत समझना कि सदन का नेता सिर्फ लोकसभा में होता है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मत समझना कि लीडर ऑफ द हाउस यानी कि सदन का नेता सिर्फ लोकसभा में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सदन का नेता यानी कि लीडर ऑफ द हाउस दोस्तों राज्यसभा में भी होता है। कौन होता है? आइए देखते हैं। ही इज अ मिनिस्टर एंड अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बड़ी सिंपल सी बात है। राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं, राज्यसभा में जितने भी सदस्य बैठे हैं, तो उन सभी सदस्यों में से जिसके पास मंत्री की पोस्ट है, तो ऐसा कोई मंत्री को PM चुन सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम राज्यसभा में
लीडर ऑफ द हाउस यानी कि सदन के नेता की भूमिका निभाओगे। वापस सुनिए, राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, सदन का नेता कौन होता है। चलो मैं एक काम करता हूं, एक ही बार सदन का नेता बोलूंगा तो आप लीडर ऑफ द हाउस बाय डिफॉल्ट समझ लेना, ठीक है। तो राज्यसभा में सदन का नेता वही मेंबर होता है जिसके पास पहले से मंत्री की पोस्ट हो और फिर उस मंत्री को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दें कि भाई अब तुम कहलाओगे राज्यसभा में सदन का नेता। तो लोकसभा में बाय डिफॉल्ट सदन का नेता कौन है, पीएम। लेकिन क्या लोकसभा में पीएम किसी और व्यक्ति को भी सदन का नेता बना सकते हैं? जी हां, बना सकते हैं, उसको नॉमिनेट करके। लेकिन राज्यसभा में बाय डिफॉल्ट पीएम नहीं होते सदन का नेता। राज्यसभा में पीएम किसी ऐसे राज्यसभा के मेंबर को जो कि मंत्री की पोस्ट पर भी विराजमान है उसको नॉमिनेट करते हैं और बोलते हैं कि भाई अब तुम राज्यसभा में सदन के नेता यानी कि लीडर ऑफ द हाउस की भूमिका निभाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों जगह उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी ये कहानी, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये लीडर ऑफ द हाउस आखिर करता क्या है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पूरे सदन के अंदर, क्या बोला दोस्तों मैंने, कि पूरे सदन के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, पूरे हाउस के अंदर जितने भी कामकाज होते हैं उनका संचालन करवाना, उनके ऊपर असर डालना, उनको पूरा करवाना, बस यही लीडर ऑफ द हाउस का काम होता है। मतलब अपने घर के कामकाज करवाना, और ऐसा कोई इसका भूमिका नहीं है। अमेरिका में दोस्तों ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेजॉरिटी लीडर। वहां पर हिंदी नहीं चलती तो इसीलिए वहां पर अंग्रेजी में ही आपको जानना पड़ेगा। अमेरिका में कहते हैं मेजॉरिटी लीडर और भारत में या तो लीडर ऑफ द हाउस या सदन का नेता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब दोस्तों एक और चीज होती है विपक्ष का नेता। क्या होता है? एक और चीज होती है विपक्ष का नेता। जब हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हिंदी में कहते हैं विपक्ष का नेता। लेकिन विपक्ष का नेता यूं ही कोई बाय डिफॉल्ट नहीं बन जाता कि सर मोदी जी का तो विपक्ष का नेता राहुल गांधी ही होगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती हैं। आइए मैं आपको सिखा देता हूं क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, जो पार्टी जीत गई, हमने यहां पर कहा कि बीजेपी जो है यहां पर जीत गई, ठीक है। तो जो पार्टी साहब जीत गई, उस पार्टी के अलावा जो सबसे बड़ा विपक्ष दल होता है, मतलब जो पार्टी जीत गई वो तो उसकी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन जो पार्टी नहीं जीत पाई परंतु जीतने वाली पार्टी के बाद उसका नंबर आ रहा है, सेकंड रैंक पर जो पार्टी होती है, विपक्ष की पार्टी, जो अपनी सरकार तो नहीं बना पाई लेकिन जीतने वाली पार्टी के जस्ट बाद में ही वो आती है। तो इस सबसे बड़े विपक्ष दल से हम एक नेता को हम क्या बना देते हैं, विपक्ष का नेता बना देता है। हम क्या बना देते हैं, विपक्ष का नेता, यानी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हम उसको बना देते हैं। उदाहरण के लिए अगर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली और बीजेपी के जस्ट बाद नंबर है कांग्रेस का, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि आफ्टर बीजेपी अगर कोई सबसे बड़ा विपक्ष का दल है तो वो है कांग्रेस। और कांग्रेस के किसी एक नेता को क्या डिक्लेयर कर दिया, अब वही कांग्रेस पार्टी ही अपनी तरफ से किसी नेता को चुनेगी, बोले हमारे फलाने नेता को तुम विपक्ष का नेता जो है घोषित कर दो, लीडर ऑफ द हाउस आप इसको जो है क्या कर दीजिए, घोषित कर दीजिए। पक्की बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन अब दोस्तों इसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है। क्या है? नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द सीट। क्या बोला गया कि भैया देखो, अगर लोकसभा में 543, ये वर्तमान सीट है, कितनी सीट है? ये वर्तमान सीट है ना, ये प्रेजेंट सीट की मैं यहां पर बात कर सकता हूं, है ना। तो 543 का तुम 1/10 करो तो 54.3 आएगा। चलो हम इसको थोड़ा और राउंड ऑफ में भी ले लें तो कितना आएगा? 55 आएगा। मतलब ये हो गया कि जो भी पार्टी अपने नेता को विपक्ष का नेता बनाना चाहती है उस पार्टी ने कम से कम लोकसभा के 1/10 सीट जीती हो, तभी तुम योग्य कहलाओगे, तभी तुम अपनी पार्टी की तरफ से एक विपक्ष का नेता भेज सकते हो। और अगर आपके इतने बुरे हाल हैं कि सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा सीट बीजेपी जीत गई और बीजेपी के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं नजर आ रही जो लोकसभा की
1/10 सीट भी जीती हो, तो फिर उस परिस्थिति में तो कोई ऑपोजिशन पार्टी में ताकत है ही नहीं। आप 1/10 सीट तो जीत नहीं पाए और आप विपक्ष का नेता बनने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में सिचुएशन देखें तो प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी है कि कांग्रेस के पास लोकसभा की 1/10 सीट हैं, जिसकी वजह से वो अपने विपक्ष के नेता को लोकसभा में उतार सके हैं। लेकिन इस वाले लोकसभा से पहले किसी भी पार्टी के पास बीजेपी के अलावा 1/10 सीट नहीं थी, जिसकी वजह से विपक्ष के नेता का जो पोस्ट था वो क्या था, खाली था। तो अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि ऑपोजिशन लीडर यानी कि विपक्ष का नेता कैसे बनता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जीतने वाली पार्टी के अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है उन्हें कम से कम लोकसभा में टोटल सीट का 1/10 जीतना पड़ेगा, तभी वो अपनी पार्टी की तरफ से एक विपक्ष के नेता को चुन के भेज सकते हैं। ठीक है, तो बस ये कंडीशन पूरी होती है। उसके बाद दोस्तों, अब आप कहोगे सर विपक्ष के नेता का काम क्या है? अरे विपक्ष के नेता का बहुत बड़ा काम है। विपक्ष का नेता बार बार रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर डालता है कि तुम ये अच्छा कर, तुम ये खराब कर रहे हो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे इसमें गड़बड़ है, तो इसमें फॉल्ट है। तो एक प्रेशर बनता है और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो अच्छी स्कीम्स बनती हैं नागरिकों के लिए। तो विपक्ष का नेता होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा प्रेशर नहीं बनेगा। तो इसलिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है रचनात्मक आलोचना यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी है। अगर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा, एक रचनात्मक आलोचना नहीं होगी, तो सरकार अपनी वही पुरानी घिसी पिटी चीजें करती रहेगी और उसमें सुधार करने का प्रयास नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखें, उसके बाद आप यहां पर देखें कि विपक्ष का नेता, ये जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना विपक्ष का नेता, तो इस कॉन्सेप्ट को लोकसभा और राज्यसभा में एक वैधानिक पहचान, एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, एक वैधानिक मान्यता कब मिली थी? 1977 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विपक्ष का नेता नाम की एक चीज होगी। इस चीज को एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, एक वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? 1977 में जो है प्राप्त हुई। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आपके लिए। क्या विपक्ष के नेता को सैलरी वगैरह, सुविधाएं वगैरह मिलेंगी? तो भैया जो कैबिनेट मंत्री होता है ना, जो सबसे बड़ा मंत्री होता है पीएम के बाद कैबिनेट मंत्री होता है, जितनी कैबिनेट मंत्री को सुख सुविधाएं मिलती हैं उतनी ही सैलरी, उतने ही भत्ते, वही फैसिलिटीज एक विपक्ष के नेता को यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी जो है दोस्तों मिलती है। पक्की बात क्लियर हुई? अच्छा उसके बाद देखें, आपने अभी ये तो समझ लिया कि 1977 में विपक्ष के नेता की पोस्ट को एक वैधानिक मान्यता, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला, लेकिन यह भी तो जान लो कि सबसे पहली बार ये विपक्ष के नेता का कॉन्सेप्ट शुरू कब हुआ था? तो सबसे पहली बार ये विपक्ष के नेता का कॉन्सेप्ट दोस्तों 1969 में शुरू हुआ था। सबसे पहली बार कब शुरू हुआ? 1969 में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ सबसे पहली बार। ओके, अच्छा दोस्तों, यूएसए में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं कहते, विपक्ष का नेता नहीं कहते, वहां पर माइनॉरिटी लीडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वहां पर माइनॉरिटी लीडर, अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूं तो अल्पसंख्यकों का नेता। और बिल्कुल सही शब्द भी है ना, क्योंकि जो पार्टी जीत गई वो तो मेजॉरिटी पार्टी हो गई, और जो पार्टी नहीं जीत पाई मतलब वो छोटे मोटे समूहों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उस पार्टी के नेता को हम विपक्ष का नेता ना बोल के अल्पसंख्यकों का नेता भी कह सकते हैं, माइनॉरिटी लीडर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटेन में आप चले जाओगे तो ब्रिटेन में तो एक कॉन्सेप्ट चलता है शैडो कैबिनेट का। क्या कॉन्सेप्ट चलता है? ब्रिटेन में तो एक कॉन्सेप्ट चलता है शैडो कैबिनेट का। पता है क्या होता है शैडो कैबिनेट में? शैडो कैबिनेट में ऐसा होता है कि मान के चलिए मोदी जी और ये मोदी जी के 3 कैबिनेट मंत्री उदाहरण है, तो बिल्कुल इन्हीं की एक परछाई बनाई जाएगी, लेकिन विपक्ष की पार्टी से बनाई जाएगी, ऑपोजिशन पार्टी से। तो ऑपोजिशन पार्टी से एक बंदा ऐसा होगा जो पीएम की छाया बनेगा, एक ऐसा होगा जो इस कैबिनेट मंत्री की छाया बनेगा, एक और जो इसकी छाया बनेगा, और एक और जो इसकी छाया बनेगा। तो यहां पर पीएम और कैबिनेट मंत्री का जो कॉम्बिनेशन है, सेम इनकी परछाई के रूप में ऑपोजिशन पार्टी से यहां पर भी उतने ही मेंबर बिठाए जाएंगे। तो आप सोचिए,
रूलिंग पार्टी के ऊपर कितना तगड़ा प्रेशर पड़ता होगा कि भैया अच्छा काम कर लो, नहीं तो ये विपक्ष के जो नेता है ना, ये सब ढिंडोरा पीट देंगे, अगली साल हमारी सरकार नहीं आएगी। समझ रहे हो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है शैडो कैबिनेट का। ये देखिए आगे ये चीज आ ही गई है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो इस पर हम जो है यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। शैडो कैबिनेट का उन्होंने एक दूसरा नाम भी बताया है, ऑल्टरनेट कैबिनेट, यानी कि वैकल्पिक मंत्रिमंडल, क्योंकि वो ओरिजिनल वाले की जस्ट एक फोटोकॉपी ही तो होता है और क्या ही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों देखिए कितनी प्यारी बात कही गई है। ये हमसे प्रीलिम्स में फैक्चुअल प्रश्न बन सकता है कि किसने कहा कि विपक्ष का नेता एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। तो सही तो बात है ना, क्योंकि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगली बार जो जनता है वो किसको चुनेगी, वो विपक्ष के नेता को पीएम बना के चुन सकती है। यानी कि विपक्ष का नेता जो अभी है वो अगली बार का पीएम बनने की पूरी संभावना रखता है। ऐसा सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि वर्तमान का विपक्ष का नेता, वर्तमान का लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक तरीके से दूसरे प्रधानमंत्री का एक विकल्प है, एक ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है, एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। ठीक है, अच्छा उसी के साथ साथ अब दोस्तों हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विप, यानी कि सचेतक। अब साहब विप क्या होता है? विप एक ऑफिस का नाम है। विप क्या है? विप ऑफिस का नाम है। विप ऑफिस का नाम है। इसमें रूलिंग पार्टी मतलब जिसकी सरकार चल रही है, ठीक है ना बेटा, इसमें रूलिंग पार्टी अपने एक सदस्य को, इसमें रूलिंग पार्टी अपने एक सदस्य को, अपने एक मेंबर को बैठाती है, अपने एक सदस्य को, अपने एक मेंबर को बैठाती है। समझ में आई बात? तो विप क्या है? विप एक तरीके का पद है जिस पद पर रूलिंग पार्टी ने अपने एक मेंबर को बिठाया हुआ है। तो आप ये भी कह सकते हो इन शॉर्ट कि विप एक व्यक्ति की पोस्ट का नाम है। वापस बोलो, विप एक व्यक्ति की पोस्ट का काम है। अब दोस्तों इस विप का मतलब जो उद्देश्य है वो क्या है, वो पहली बात तो आप समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि विप नाम का कॉन्स्टिट्यूशन, विप नाम का जो शब्द है ये संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। विप नाम का शब्द संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। विप नाम का शब्द कहां देखने को मिलता है? पार्लियामेंट की जो रूल बुक है वहां देखने को मिलता है। मतलब संविधान में इसका ऐसा सच कोई भी अस्तित्व नहीं है। अब दोस्तों विप का काम क्या होता है? विप अगर आप देखो तो विप का मतलब होता है एक तरीके का चाबुक होता है। क्या होता है? विप एक तरीके का क्या है? चाबुक है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि जिस पार्टी की सरकार चल रही है केवल वही अपना विप नाम का एक व्यक्ति चुने। जो विपक्ष का दल है, ऑपोजिशन पार्टी, वो भी अपना एक विप चुन सकते हैं। बस इस विप का काम बड़ा सिंपल सा है। विप का काम ये ध्यान रखना है कि क्या मेरी पार्टी के सारे मेंबर हाउस में मौजूद हैं जिस दिन कोई एक इंपॉर्टेंट फैसले पर वोटिंग होनी है। नहीं मौजूद हैं तो मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लूं और उन पर एक चाबुक चलाऊं। तो वो चाबुक चलाना, डांटना, डराना, ताकि वो पार्टी का मेंबर उस दिन हाउस में आए और जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है उस पर वो अपना वोट दे और पार्टी के फेवर में दे। वरना तो आप सोचिए, नेता लोग अगर इंपॉर्टेंट फैसले वाले दिन हाउस में मौजूद होंगे ही नहीं तो क्या फायदा है फिर रूलिंग पार्टी होने का? पता चला कि उस दिन जो विपक्ष पार्टी वाले मेंबर्स हैं थोड़े बहुत, वो तो उस दिन सारे के सारे आ गए और तुम्हारी पार्टी रूलिंग पार्टी थी, तुम्हारे मेंबर उल्टे ज्यादा थे, फैसला तुम्हारे पक्ष में ही आना था, लेकिन उस दिन तुम्हारे जो सदस्य हैं, उस दिन तुम्हारे जो मेंबर हैं वो आए नहीं। और वो इतने कम आए कि जो विपक्ष के थोड़े से मेंबर हैं, ये रूलिंग पार्टी वाले, उसके सामने भी कम लग रहे हैं। तो फिर जो फैसला होगा वो किसके फेवर में घूम जाएगा? विपक्ष के फेवर में घूम जाएगा। ये तो बिल्कुल गुड़ गोबर हो गई कहानी। तो इसलिए विप का काम बहुत जरूरी होता है। विप इस बात का ध्यान रखता है कि क्या मेरी पार्टी के सारे सदस्य उस दिन हाउस में मौजूद हैं जिस दिन एक बहुत
अहम फैसला होना है। अगर नहीं मौजूद हैं तो मैं उनको घसीट के लाऊंगा, लेकिन पार्टी को उनकी ना मौजूदगी के चक्कर में मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो ये कोई औपचारिक पद नहीं है, कोई संविधान में इसका जिक्र नहीं है, परंतु जो रूल बुक्स वगैरह हैं पार्लियामेंट की, वहां पर इसका जिक्र है कि भैया चाबुक चलाओ, बुलाओ अपने मेंबर्स को, नहीं तो घर पे पड़े रहेंगे वो, तुम्हारी पार्टी का ही नाम खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो विप नामक व्यक्ति होता है ना दोस्तों, ये जो विप नामक व्यक्ति होता है ना, इसको हम असिस्टेंट फ्लोर लीडर के नाम से भी जानते हैं। फ्लोर लीडर का मतलब असिस्टेंट फ्लोर लीडर मतलब फ्लोर लीडर का सहायक तो नहीं, इसका हिंदी होना चाहिए सहायक फ्लोर लीडर, क्योंकि एक तरीके से जो विप है वो अपनी पार्टी का एक सहायक ही तो बन रहा है, अपनी पार्टी का एक तरीके का वो असिस्टेंट ही तो बन रहा है, और काम काज करवा रहा है, सारे मेंबर्स को उपस्थित करवा रहा है। कि शादी में एक व्यक्ति को काम सौंप दिया गया है कि भैया सारे रिश्तेदार पहुंच जाएं वहां पर, इस बात को सुनिश्चित कर लोगे तुम? बोले हाँ, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सबको बुला लाऊंगा, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, तो वैसा ही काम किसका होता है? विप का होता है साहब। ठीक है, तो देखो लिखा तो है सदस्यों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करना, यानी कि एंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर, कि उसके पार्टी के मेंबर वहां पर उपस्थित हो जाएं, इसको सुनिश्चित करना। ठीक है कि नहीं बात? अच्छा, उसके बाद साथ ही साथ दोस्तों विप का एक और काम होता है, केवल इतना ही काम नहीं है कि उस दिन सारे मेंबर पार्टी के उस दिन वहां मौजूद हों, एक और काम है, पार्टी का कोई भी मेंबर तेज ना चले, पार्टी के खिलाफ ना जाए, तो उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को कंट्रोल करना भी किसका काम है? विप का काम है। देखो दिख रहा है यहां पर कि पार्टी का कोई भी मेंबर पार्टी के खिलाफ तो नहीं चला जाएगा, तो उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना, दायरे में रखना, यह काम भी किसका है? यह काम भी विप का है। पक्की बात? और पार्टी के बेटा जितने भी मेंबर होते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने तुर्रमखा मेंबर हो अपनी पार्टी के, विप ने जो कह दिया तुमको करना पड़ेगा। इसीलिए विप का जो काम है ना, वो पार्टी के जो सबसे तगड़ा नेता होता है उसको सौंपा जाता है, ताकि पार्टी के दूसरे मेंबर उसकी बात को मना ना कर सकें। समझ रहे हो बात को? अच्छा, और अगर विप की बात नहीं मानी तो चला देगा चाबुक, और चाबुक चलाएगा और आपके खिलाफ एक अनुशासनात्मक एक कार्रवाई आपके खिलाफ कर देगा, डिसिप्लिनरी एक्शन वो आपके खिलाफ ले लेगा, और फिर आप घूमते फिरोगे। हो सकता है आपको अगली बार हाउस में घुसने से मना कर दिया जाए, तो काफी सारे आपके खिलाफ जो है अनुशासन को मद्देनजर रखते हुए काफी सारे आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं संसद के अंदर होने वाले सत्र। ठीक है ना, पार्लियामेंट के अंदर जो अलग अलग सेशंस होते हैं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। सेशंस का मतलब क्या होता है समझना, मैंने पहले भी आपको बताया है कि दो शब्द होते हैं बेटा, दो शब्द होते हैं, एक होता है मीटिंग, दो शब्द होते हैं दोस्त, एक होता है क्या? एक होता है मीटिंग यानी कि बैठक। ठीक है, दूसरा शब्द क्या होता है? दूसरा शब्द होता है सेशन, सेशन यानी कि सत्र। अब मुझे बताओ कौन सा शब्द बड़ा है, कौन सा शब्द छोटा है? बताओ जरा, कौन सा बड़ा शब्द है? तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। और छोटा कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये छोटा कॉन्सेप्ट है, ये दोस्तों छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बड़ा कॉन्सेप्ट और छोटे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि एक सेशन के अंदर, एक सत्र के अंदर कई सारी बैठक होती हैं। एक सेशन के अंदर, एक सत्र के अंदर कई सारी बैठक यानी कि कई सारी मीटिंग्स होती हैं। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हुई? तो अगर मैं कहता हूं कि मीटिंग का एंड हो गया, मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, पहले ही क्लियर हो जाएगा तो मजा ज्यादा आएगा। अगर बेटा मैंने कहा कि मीटिंग का एंड हो गया, तो क्या इसका मतलब यह है कि सेशन भी खत्म हो गया? क्यों भैया? एक सेशन के अंदर मान के चलो 30 मीटिंग है, एक सेशन के अंदर मान के चलो 30 मीटिंग है। अगर 30 में से एक मीटिंग खत्म भी हो गई तो कौन सा फर्क पड़ गया? 29 मीटिंग तो अभी भी है ना। तो मीटिंग खत्म होने का मतलब सेशन खत्म होना नहीं होता। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको क्या सिखा दिया? मीटिंग खत्म होना एक छोटी बात है और सेशन खत्म होना
एक बड़ी बात है। तो अगर आप सिर्फ मीटिंग को खत्म करना चाहते हो तो ये तो सरल है, और अगर सिर्फ मीटिंग को खत्म करना है तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट को बुलाने की जरूरत नहीं है। उस हाउस का जो लीडर है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, तो मीटिंग वीटिंग खत्म करना तो उस हाउस का लीडर संभाल सकता है। लेकिन अगर कोई सेशन ही खत्म करना है, पूरा सत्र ही खत्म करना है, तो फिर प्रेसिडेंट को आना पड़ता है। और लॉजिकल बात भी है, बड़ी चीज को खत्म करना चाहोगे प्रेसिडेंट को स्वयं आना पड़ेगा, छोटी चीज को खत्म करना चाहोगे तो उस हाउस का जो अध्यक्ष है, उस हाउस का जो लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन है, तो ये लोग मीटिंग खत्म अपने आप कर सकते हैं। इनके लिए उसके लिए प्रेसिडेंट को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे बताना, अगर पूरा सेशन खत्म हो गया तो क्या मीटिंग बचेगी? नहीं बचेगी। अरे साहब, सेशन ही खत्म हो गया तो उसके अंदर की मीटिंग कैसे बचेगी? नहीं बचेगी ना। लेकिन अगर एक मीटिंग खत्म हो गई तो उसके चक्कर में पूरा सेशन थोड़ी ना खत्म होगा। तो आई होप कि बड़ी इजी चीज है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों, सबसे पहला सेशन से संबंधित जो पार्लियामेंट में कहानी आपको समझनी है वो क्या है? एक शब्द होता है क्या? समन। एक शब्द होता है समन। इसको हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं, आवाहन बोल दो, या तो ऐसे बोल दो आहूत करना, या तो आवाहन बोल दो। जैसे यज्ञ करता है कोई व्यक्ति तो उसमें देवी देवताओं का आवाहन करता है, देवी देवताओं को बुलाता है ना। तो आहूत करना, समन करना, या सिंपल शब्दों में बुलाना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यहां पर जब बुलाएं तो चुपचाप पहुंच जाना, ठीक है। तो या बुलाना, तो देखो भैया, बुलाने का काम किसका है? बुलाने का काम प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट संसद के प्रत्येक सदन को, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों को बुला सकता है, दोनों की बैठक को बुला सकता है। पक्की बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, जब सर आपने तो कहा बैठक को बुला सकता है, आपने सेशन शब्द नहीं बोला, सत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। मुझे एक बात बताना, अगर मैं दो लोगों को मीटिंग करने के लिए बुला रहा हूं तो भैया मीटिंग हो रही है तो बाय डिफॉल्ट उस दिन सेशन भी तो स्टार्ट हो गया ना। अब एक बार सेशन स्टार्ट हो गया तो इसके अंदर कई सारी मीटिंग्स हो जाएंगी। समझ गए ना बात को? अगर मैंने तुमको मीटिंग के लिए बुला लिया तो इसका मतलब क्या है? मीटिंग किसका हिस्सा है? सेशन का हिस्सा है। तो उसी दिन बाय डिफॉल्ट क्या शुरू हो गया? सेशन शुरू हो गया। तो एक तरीके से जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सेशंस को क्या कर रहे हैं? दोनों के सेशंस को वो बुला रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समन करना। तो समन की पावर किसके पास हो गई? प्रेसिडेंट। क्या बात का ध्यान रखना है? पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के जो सेशन होते हैं, तो दो सेशंस के बीच, दो सत्र के बीच कितने का गैप नहीं होना चाहिए? 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यह प्रेसिडेंट को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस को, देखो, एक हाउस भी आ गया तो किसी काम का है, दोनों हाउस को आना पड़ेगा तभी तो कोई ना कोई कानून बन पाएगा। एक हाउस तो कानून बना नहीं सकता। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को कम से कम साल में कितनी बार मिलना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का गैप अब तो आप रख नहीं सकते। तो एक बार मिल लिए, फिर 6 महीने खाली, फिर एक बार मिल लिए, फिर 6 महीने खाली। तो साल में भैया 2 बार तो आपको मिनिमम मिलना ही मिलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब साहब पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई ना कि सेशन लोकसभा अकेले नहीं करेगी और राज्यसभा अकेले नहीं करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन, पार्लियामेंट शब्द बोला तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों ही उसमें एक साथ शामिल हो गए। तो भैया पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं? तो एक होता है बजट सेशन, एक मानसून सेशन, और फिर होता है शीतकालीन सेशन। देखिए, बजट सेशन कब से कब तक चलता है? फरवरी से मई तक चलता है। मॉनसून सेशन कब से कब तक चलता है? जुलाई टू सितंबर। और विंटर सेशन दोस्तों सबसे ज्यादा छोटा होता है, नवंबर टू दिसंबर। यहां पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहां पर जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, इसमें कामकाज ज्यादा होता है। मॉनसून सेशन थोड़ा सा छोटा होता है और विंटर सेशन और भी छोटा होता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के सेशन हैं जो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आपस में ये 3 मौके पर मिलते हैं। लेकिन
अगर इनमें से किसी एक सेशन को स्किप करना हुआ तो किया भी जा सकता है, क्योंकि साल में मिनिमम 2 ही करना जरूरी है, लेकिन आमतौर पर 3 तो होते ही होते हैं, क्योंकि काम ही इतना सारा होता है करने के लिए। ठीक है साहब। अच्छा, उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है कि देखें, अब जैसे ही एक सेशन शुरू हुआ, अब जैसे ही अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो पीछे जो आपने पढ़ा है ना, समनिंग यानी कि आहूत करना, यानी कि आहूत करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेशन स्टार्ट करना। सेशन क्या करना? सेशन स्टार्ट करना। और बेटा सेशन स्टार्ट होगा तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मीटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तुमने बजट सेशन देखा तो बजट सेशन फरवरी टू मई चलता है, तो फरवरी टू मई कैसे बोलोगे? फरवरी टू मई सेशन तो कहलाएगा एक, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर मीटिंग हो जाए 50। अब इससे बेहतर मैं आपको क्या ही समझाऊं। ठीक है, तो समन की कहानी मैंने आपको यह समझाई। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर अगली चीज क्या है? यहां पर अगली चीज क्या है? अगली चीज आप देख लो। यहां पर अब दोस्तों एक शब्द यूज किया गया है। क्या? एक शब्द यूज किया गया है यहां पर, प्रोरोगेशन। क्या शब्द यूज किया गया है? प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोरोगेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थगन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी सेशन जो होता है, अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन, यानी कि स्थगन। क्या बोला? यहां पर इन्होंने सेशन की परिभाषा बता दी है कि सेशन का मतलब क्या होता है। सेशन का मतलब होता है कि जब हमारी पहली बैठक हुई, अगर वो आपको मीटिंग शब्द बोले या सिटिंग शब्द बोले तो कंफ्यूज मत होना। पहली बैठक से लेकर जब तक की आखिरी बैठक, पहली बैठक से लेकर जब तक की आखिरी बैठक, या फिर उस सेशन को जब तक समाप्त ना कर दिया जाए, तो ये पूरा जो बीच का समय होता है, ये क्या कहलाता है? ये पूरा सेशन कहलाता है। ये तो यार कॉमन सेंस की बात है कि पहली मीटिंग, पहली बैठक और अंतिम बैठक के बीच का जो समय है वो सेशन कहलाता है। इसमें तो कोई परिभाषा का लफड़ा ही नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है यहां पर। ठीक है, अब एक चीज और बताई जा रही है आपको, क्या कहा जा रहा है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक शब्द का यूज हुआ है रिसेस, यानी कि अवकाश। तो ये जो रिसेस दोस्तों शब्द है, ये क्या कहा गया? ये कहा गया कि पुनः बैठक। यहां पर सेशन की जगह जो शब्द हम यूज कर सकते हैं, मीटिंग शब्द यूज कर सकते हैं। मीटिंग, यहां पर हम कौन सा यूज कर सकते हैं? मीटिंग शब्द यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग यानी कि पहली बैठक, और सेकंड मीटिंग यानी कि दूसरी बैठक। इन दोनों के बीच का जो समय है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिसेस, यानी कि अवकाश। जैसे कि हमारे स्कूल में लंच होता था, तो लंच को बहुत से स्कूलों में रिसेस भी कहते हैं। हमारे स्कूल में लंच नहीं कहते थे, रिसेस कहते थे। तो रिसेस का मतलब क्या है कि एक क्लास खत्म हो चुकी है, अभी रिसेस चल रही है, खाना वाना खाओ, फिर दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। तो यानी कि 2 बैठकों के बीच का जो समय है ना, क्या बोला? 2 बैठकों के बीच का जो समय है, 2 मीटिंग्स के बीच का जो समय है, जो खाली समय है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेस बोलते हैं, अवकाश बोलते हैं। यहां पर सेशन शब्द यूज नहीं करना कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच का जो वक्त है, वो तो बहुत लंबा समय हो गया, वो रिसेस नहीं है। एक बैठक और दूसरी बैठक, एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच का जो समय है वो क्या हो गया? वो रिसेस हो गया दोस्तों, है ना? वो क्या हो गया? वो रिसेस हो गया। अच्छा, ये रिसेस पढ़ लिया हम लोगों ने, अवकाश देख लिया। अच्छा, अब क्या होता है दोस्तों? अब होता है एडजर्नमेंट। अब होता है एडजर्नमेंट। क्या होगा? एडजर्नमेंट होगा दोस्तों। अब क्या होगा? एडजर्नमेंट होगा। एडजर्नमेंट का मतलब क्या है? देखिए कि एक जो सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसके अंदर कई सारी बैठकें होती हैं। एक सेशन के अंदर कई सारी बैठकें होती हैं। ये आपको 50 बार बता दिया मैंने आज के ही लेक्चर में। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों हर बैठक को वो लगभग 2 सिटिंग में पूरा करते हैं। हर बैठक को वो लगभग कितनी सिटिंग में पूरा करते हैं? 2 सिटिंग में। जैसे कि आज पूरे दिन एक मीटिंग चलेगी,
अब उस पूरी मीटिंग को हमने मॉर्निंग और इवनिंग के हिस्से में बांट लिया है, ठीक है। अब देखिए, पूरी मीटिंग चलेगी पूरे दिन बैठक चलेगी, तो मैंने उसका एक मॉर्निंग का हिस्सा अलग बांट लिया है, 11 से 1 बजे चलता है, और फिर लंच के बाद का समय है जो 2 से 6 चलता है। तो ये दो पार्ट्स में पूरी मीटिंग को जो है क्या किया जाता है, 2 पार्ट्स में पूरी मीटिंग को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, अगर मुझे पार्लियामेंट की किसी बैठक को बंद करना है, तो उसके लिए मैं क्या शब्द यूज करता हूं? उसके लिए मैं शब्द यूज करता हूं एडजर्नमेंट, यानी कि स्थगन। बताइए, क्लियर हुआ? सेशन खत्म नहीं कर रहा हूं, क्या खत्म कर रहा हूं? मीटिंग, बैठक। अगर मुझे किसी मीटिंग को, किसी बैठक को खत्म करना है तो मैं उसके लिए क्या शब्द यूज करता हूं? एडजर्नमेंट शब्द यूज करता हूं, यानी कि स्थगन शब्द का मैं प्रयोग करता हूं, ठीक है। अभी रुक जाइए, अभी आगे हमको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो मैं स्थगन शब्द का जो है दोस्तों उसके लिए यूज करता हूं। पक्की बात समझ में आई? अच्छा, तो एडजर्नमेंट मतलब क्या हो गया? अब देखिए, कोई भी मीटिंग हो सकता है कुछ घंटों के लिए बंद करी गई है, या कुछ दिनों के लिए बंद करी गई है, या कुछ हफ्तों के लिए बंद करी गई है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम क्या शब्द यूज करेंगे? एडजर्नमेंट, यानी कि स्थगन। क्या शब्द यूज करेंगे? एडजर्नमेंट, यानी कि स्थगन। तो मुझे दोस्तों बता दो, अगर आपके सामने ये शब्द लिखा होगा एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन, तो क्या आप ये कहोगे कि सेशन बंद कर दिया, सत्र बंद कर दिया? मत कहना। क्या कहना? कि मीटिंग बंद कर दी। क्या कहना? मीटिंग बंद कर दी साहब, मीटिंग बंद कर दी साहब, बैठक बंद कर दी है। पक्की बात समझ में आ गई? और ये जो मीटिंग बंद हुई है, ये जो बैठक बंद हुई है, या तो कुछ घंटे, कुछ दिनों, या कुछ हफ्तों के लिए होगी, मतलब टाइम फिक्स करके देगा। लेकिन अगर ये मीटिंग अनिश्चित काल के लिए बंद करी है, मतलब बताया नहीं है कि अब अगली बार मीटिंग कब चालू होगी, तो फिर उसके लिए शब्द यूज किया जाता है एडजर्नमेंट साइने डाई। तो लिखा ही हुआ है अनिश्चितकालीन स्थगन। सेम यही कॉन्सेप्ट है, मीटिंग बंद करना, लेकिन हमने यह नहीं बताया कि अगली बार मीटिंग शुरू कब होगी। तो जब आप टाइम नहीं बताते हो, अनिश्चित काल के लिए आपने बंद कर दिया, जब होगी तब होगी, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है एडजर्नमेंट साइने डाई। और जब आप बता देते हो कि 2 दिन बाद होगी, 5 घंटे बाद होगी, या 2 हफ्ते बाद होगी, तब फिर वो कहलाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन। पक्की बात समझ में आई? और दोनों ही केस में आप बंद क्या कर रहे हो? दोनों ही केस में आप बैठक को बंद कर रहे हो, ना कि सेशन को। पक्की बात समझ में आई? अच्छा, अब उसके बाद दोस्तों कौन सा शब्द आ गया? अब शब्द आ गया प्रोरोगेशन, यानी कि सत्रावसान। प्रोरोगेशन यानी कि सत्रावसान। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां मीटिंग का एंड नहीं हो रहा, यहां मीटिंग का एंड नहीं हो रहा, यहां पूरे सेशन का ही एंड हो रहा है। यहां मीटिंग का एंड नहीं हो रहा, यहां मीटिंग का एंड नहीं हो रहा। यहां तो पूरे सेशन, यहां तो पूरे सत्र को ही खत्म कर रहे हैं, यहां तो पूरे सेशन को ही खत्म कर रहे हैं। तो ये दोस्तों बड़ी चीज हो रही है, ये बड़ी चीज हो रही है। और अभी जो आप पीछे पढ़ के आए हो ना, एडजर्नमेंट करना, या फिर एडजर्नमेंट साइने डाई, अनिश्चित काल के लिए मीटिंग बंद करना, तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। मीटिंग को बंद करना, चाहे कुछ समय के लिए, चाहे अनिश्चित काल के लिए, चाहे सिंपल एडजर्नमेंट, चाहे एडजर्नमेंट साइने डाई, या तो सिंपल स्थगन या अनिश्चितकालीन स्थगन, है तो मीटिंग ही बंद हो रही है ना। तो छोटी मोटी चीज है, तो छोटी मोटी चीज को संभालने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी काफी है। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। लेकिन दोस्तों यहां तो तुम पूरे सेशन को ही निपटा रहे हो, पूरा सेशन ही खत्म कर रहे हो, मीटिंग वीटिंग नहीं, पूरा सेशन आप उड़ा रहे हो, पूरे सत्र को आप खत्म कर रहे हो। तो यह बड़ी चीज है, और इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? यह काम केवल और केवल कौन करवा सकते हैं? प्रेसिडेंट करवा सकते हैं। और प्रेसिडेंट ने एक बार प्रोरोगेशन करवा दिया, सत्रावसान करवा दिया, तो पूरा सेशन खत्म, निपट गया। अब अगला सेशन जब भी शुरू होगा, तो उस सेशन को बुलाने के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? आहूत करना। क्या शब्द यूज करेंगे? आहूत करना, यानी कि समन करना।
तो और आहूत करने के लिए, समन करने के लिए, मतलब सेशन वापस शुरू करवाना है तो भी प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ेगी, और सेशन पूरा खत्म करवाना है तो भी प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक चल रहे सेशन के अंदर आपको मीटिंग्स खत्म करवानी है तो उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी काफी है। अब चाहे वो मीटिंग निश्चित काल के लिए बंद करवाए या अनिश्चित काल के लिए, या एडजर्नमेंट करवाए या एडजर्नमेंट साइने डाई करवाए। पक्की बात समझ में आ गई। उसके बाद दोस्तों ये शब्द मैंने आपको लेक्चर 1 ऑफ पार्लियामेंट में समझा दिया था। जो मेरा पार्लियामेंट का लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि डिसॉल्यूशन यानी कि विघटन क्या होता है। दोस्तों ये दो तरह से होता है। जो डिसॉल्यूशन होता है, जो विघटन होता है, वो कितनी तरह से होता है? दो तरह से होता है। पहले को हम कहते हैं ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि जो पार्लियामेंट का मेरा लेक्चर नंबर 1 है, आप उसको ध्यान से सुन लेना। मैंने उसमें अलग से आधे घंटे तक पूरा डिसॉल्यूशन समझाया है। तो अगर आप उसको देखे हुए हो तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है, और नहीं देखे हो तो वापस जाके देखना, तभी मजा आएगा। तो एक ही चीज पर बेवजह समय क्यों खर्च करना। मैं फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा कि याद दिला दूं आपको। ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 5 साल में, देखो ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है, पहले ये समझ लो, ये शब्द सिर्फ लोकसभा के लिए यूज किया जाता है। ये शब्द सिर्फ लोकसभा के लिए यूज किया जाता है, राज्यसभा के लिए नहीं। क्योंकि बेटा राज्यसभा का डिसॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों? बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। क्योंकि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, वो थोड़ी ना कभी खत्म होता है। पक्की बात समझ में आई? तो केवल लोकसभा के लिए। तो ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन यानी कि स्व विघटन, मतलब लोकसभा का 5 साल पूरा हुआ और लोकसभा खत्म, अब अगले चुनाव और नई लोकसभा। ये तो सिंपल है, सब जानते हैं। एक होता है कौन सा? डिसॉल्यूशन बाय प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा विघटन। राष्ट्रपति द्वारा विघटन क्या होता है? बड़ी सिंपल शब्दों में समझना, वापस याद दिलवा रहा हूं, सिंपल शब्दों में समझना, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी लोकसभा में राज कर रही है, जिसकी सरकार चल रही है, ठीक है, अगर वो 5 साल के दौरान, 5 साल के लिए आते हैं, वो 5 साल के लिए आती है सरकार, 5 साल के दौरान कभी भी 5 साल के दौरान कभी भी अगर इनके अगेंस्ट 5 साल के दौरान कभी भी अगर इनके अगेंस्ट, अगर इनके विरुद्ध क्या पास हो गया? नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, ये मैंने समझाया था तब भी। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? विपक्ष की पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी। और वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि भैया ये जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी सरकार चल रही है और जिस मेजॉरिटी को दिखाकर, जिस बहुमत को दिखाकर इस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, तो आज की डेट में हमें नहीं लगता कि इस पार्टी के पास वो बहुमत आज भी बरकरार है, इस पार्टी के पास वो मेजॉरिटी आज भी बरकरार है, इस पार्टी के पास उतने सांसद जो जीतने के वक्त थे, हमें नहीं लगता कि उतने सांसद आज भी इस पार्टी का साथ दे रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है चलो ठीक है, तुमको लगता है तो चेक करवा लेते हैं। तो प्रेसिडेंट फिर क्या करता है? लोकसभा में कौन सा प्रस्ताव चालू करवा देता है? प्रेसिडेंट लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव को पेश करवा देता है। और जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश होता है तो जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी को क्या प्रयास करना है कि भैया ये हमारे अगेंस्ट कहीं साबित ना हो जाए। इसके ऊपर ज्यादा लोगों ने अगर बटन दबा दिया, मतलब लोकसभा के अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि हम अपना विश्वास खो चुके हैं। तो इसीलिए रूलिंग पार्टी क्या प्रयास करती है कि लोकसभा के ज्यादा से ज्यादा मेंबर इसके ऊपर काय का बटन दबाएं? नो। नो का मतलब क्या हो गया कि लोकसभा के मेंबर आज भी ये मानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि रूलिंग पार्टी का कॉन्फिडेंस चला गया है या इसके सांसद चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, हम हैं सांसद आज भी और हम इसको नो बोल रहे हैं क्योंकि हम आज भी अपनी पार्टी के साथ हैं। और लेकिन अगर 50% से कम, लेकिन अगर 50% से कम लोग इसको नो बोलते हैं कि नहीं हमें ये नहीं पसंद, लेकिन 50% से ज्यादा लोगों ने अगर इस पर यस दबा दिया, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए क्या चाहिए? 50% से ज्यादा।
अगर 50% से ज्यादा लोगों ने कह दिया यस, जी हां, हमें लगता है कि इस पार्टी का बहुमत खो चुका है, तो उसी टाइम जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल पूरा हुआ है नहीं हुआ है लोकसभा का कुछ नहीं देखेगा, 2 साल 2.5 साल जितने भी हुए हैं, प्रेसिडेंट उसी वक्त उस रूलिंग पार्टी को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, विघटित कर देगा। तो वहीं वो शब्द यूज किया जाता है डिसॉल्यूशन या फिर विघटन, जो कि किसने किया, प्रेसिडेंट ने किया। और क्यों किया, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है अब वो अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है, जो सत्ताधारी दल है अब वो अपना बहुमत खो चुका है। ये वही बहुमत है जिसको दिखा के उसने सरकार बनाई थी, लेकिन आज वो बहुमत उसके साथ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि लोकसभा के 50% से ज्यादा मेंबर्स ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है, इस प्रस्ताव पर यस का बटन दबा दिया है। तो ऑपोजिशन पार्टी चाहती है कि यह प्रस्ताव 50% से अधिक मेजॉरिटी के साथ पास हो जाए, और रूलिंग पार्टी चाहती है कि भैया यह प्रस्ताव हमारे अगेंस्ट पास ना हो पाए। पक्की बात, इसी को कहते हैं डिसॉल्यूशन बाय प्रेसिडेंट। पक्की बात। अच्छा, अब जब भी दोस्तों डिसॉल्यूशन होता है, जब भी लोकसभा का डिसॉल्यूशन होता है, चाहे कैसे भी हो, चाहे ऑटोमेटिक हो 5 साल पूरा होने के बाद, या प्रेसिडेंट लोकसभा को बीच में ही डिसॉल्व कर दें, डज नॉट मैटर। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो फिर क्या होगा, लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो फिर क्या होगा, तो यहां पर लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ डिसॉल्यूशन, यानी कि विघटन का प्रभाव। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के नजरिए से, कि अगर लोकसभा का विघटन हो गया, डिसॉल्यूशन हो गया, चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे प्रेसिडेंट के द्वारा हो, तो क्या होगा। देखिएगा भैया, अगर लोकसभा ही तुम्हारी निपट गई तो लोकसभा के अंदर जितने भी कामकाज चल रहे थे, जितने भी बिजनेस चल रहे थे, वो भी सब क्या हो जाएंगे, वो भी सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बड़ी सिंपल सी चीज है। उसके बाद सुनो, हाउ एवर पेंडिंग एश्योरेंसेज एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज डू नॉट लैप्स। मतलब क्या बोला कि देखिए, ऐसी कोई भी चीज सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन समिति द्वारा जांच की जाने वाली लंबित आश्वासन समाप्त नहीं होते। मतलब क्या कहा गया कि अगर किसी चीज पर सरकार ने ऑलरेडी आश्वासन दे दिया है कि नहीं ये चीज तो होके ही रहेगी, इस काम को तो करवाया जाएगा, और जांच कमेटी ने भी पता कर लिया है कि जी हां ऐसा कुछ आश्वासन सरकार ने दिया था, तो फिर वो कामकाज जनरली जो है खत्म नहीं होता है। लेकिन जिन कामकाज पर सरकार ने कुछ भी अपनी हां या ना कुछ नहीं बोला था, वो सारे कामकाज क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल कामकाज हैं, ये कोई एक्ट वगैरह की चीज नहीं है। एक्ट वाली चीज तो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एक्ट क्यों कह रहा हूं, बिल कहना चाहिए ना, बिल। एक्ट तो फिर एक्ट का को खत्म होगा, एक्ट तो बन गया, वो थोड़ा खत्म होगा। बिल की बात कर रहे हैं हम तो, कि भैया लोकसभा में कोई बिल तो नहीं पड़ा जो पेंडिंग था, और फिर उसका क्या होगा, तो वो हमको समझना है ना। क्योंकि अगर एक बात बताओ ना, लोकसभा खत्म हो गई तो भैया जो बिल, जो विधेयक उसमें चल रहे थे, जो एक्ट बनने की प्रोसेस में थे, उनका क्या होगा, वो समझना जरूरी है। तो देखो, अगर कोई भी बिल लोकसभा में पेंडिंग था, मतलब लोकसभा की तरफ से उस बिल पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी कि लोकसभा उसको हां कहना चाहती है या ना कहना चाहती है, वो बिल लोकसभा में लंबित था, पेंडिंग था। तो भैया जब लोकसभा ने उस बिल के बारे में कुछ कहा ही नहीं, और अब तो लोकसभा रही नहीं, लोकसभा क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, विघटित हो गई है, तो फिर ऐसे जो पेंडिंग बिल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। पक्की बात, ठीक है। उसके बाद देखो, अब बिल पास्ड बाय द लोकसभा, लेकिन मान के चलो एक ऐसा बिल था जिसको लोकसभा ने तो पास कर दिया था, एक ऐसा विधेयक था जिसको लोकसभा ने क्या कर दिया था, पास कर दिया था, लेकिन वो राज्यसभा में क्या चल रहा था, वो राज्यसभा में पेंडिंग चल रहा था, राज्यसभा ने अभी तक उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो ऐसा बिल भी क्या हो जाता है, ऐसा बिल भी लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोई भी बिल जो लोकसभा में पेंडिंग था, जिस पर कोई प्रतिक्रिया लोकसभा ने नहीं दी थी, वो भी खत्म हो जाएगा लोकसभा के जाते ही। और अगर ऐसा कोई भी बिल जिस पे लोकसभा ने अप्रूव कर दिया था, लोकसभा ने पास कर दिया था, परंतु राज्यसभा में वो बिल क्या था, पेंडिंग था, लेकिन इसी दौरान लोकसभा निपट गई, लेकिन जो राज्यसभा में भी भले ही पेंडिंग है ना, वो भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि अरे सर लोकसभा ने तो पास कर ही दिया था, राज्यसभा में ही तो पेंडिंग था, तो फिर उस बिल को खत्म क्यों कर रहे हो। नहीं भैया, जब लोकसभा ही नहीं रही ना, तो वो बिल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भले ही वो लोकसभा ने पास कर दिया हो, लेकिन राज्यसभा में तो अभी भी पेंडिंग है ना, तो इसीलिए उस बिल को भी हम क्या कर देंगे, लैप्स कर देंगे, समाप्त कर देंगे। आप में से जो विद्यार्थी ये नहीं जानते कि बिल क्या होता है, दोस्तों बिल को जब लोकसभा
राज्यसभा और प्रेसिडेंट सब पास कर देते हैं तो ये जाके बनता है एक्ट, और एक्ट को ही आप हिंदी में क्या कहते हो, अधिनियम, और बिल को आप क्या कहते हो, विधेयक। तो ये वो एक्ट है जो भविष्य में बन सकता है लेकिन अभी बना नहीं है। पक्की बात। अच्छा, अब उसके बाद देखो, एक ऐसा विधेयक जो जॉइंट सिटिंग के अंदर चर्चा में लिया जाना वाले था। जॉइंट सिटिंग आप सभी जानते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी फैसले पर क्या हो जाता है, गतिरोध हो जाता है, यानी कि टाई हो जाता है, तो उस परिस्थिति में जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी मेजबानी कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। याद आया? तो अगर कोई बिल जिसको जॉइंट सिटिंग में चर्चा में लेना था लेकिन उतनी देर तक लोकसभा खत्म हो गई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो बिल लोकसभा ने पास किया होगा या राज्यसभा ने पास किया होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मुद्दे पर टाई हुआ होगा। हो सकता है इन्होंने मना किया हो, इसने हाँ किया हो सकता है इसने मना किया हो, इसने हाँ किया हो, कुछ भी होगा, लेकिन मामला तो फंसा हुआ है ना। तो जब भी मामला फंसता है और जॉइंट सिटिंग बुलाने की नौबत आती है और वो बिल जॉइंट सिटिंग में अब चर्चा में लिया जाएगा, लेकिन इस दौरान लोकसभा निपट गई, तो फिर ऐसा नहीं है कि ये बिल निपटेगा, ये बिल नहीं निपटेगा, ये बिल काम करता रहेगा, क्योंकि ये बिल कौन सी दौर में, कौन से फेज में आ चुका है, जॉइंट सिटिंग के फेज में आ चुका है। तो यहां पर खास जॉइंट सिटिंग वाला पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा बिल जो राज्यसभा में क्या है, जो राज्यसभा में पेंडिंग है। अभी एक केस पहले भी ऐसा आया था कि एक ऐसा बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा ने उसे क्या कर दिया है, पास कर दिया है, लेकिन वो बिल भी क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था। ठीक है, कैंसिल हो जाता था। लेकिन अब यहां पर देखना कि बिल राज्यसभा में तो पेंडिंग है, परंतु लोकसभा ने अभी तक इसको पास नहीं किया था। देखो समझना, लोकसभा ने पास किया नहीं था, लोकसभा ने उस बिल के ऊपर रिजेक्ट का पास नहीं किया का मतलब क्या होता है, पास नहीं किया मतलब उस बिल को नो बोल दिया कि हम नहीं चाहते कि ये बिल एक्ट बने। तो लोकसभा ने उस बिल को एक्ट बनने के लिए मना कर दिया। तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं कि लोकसभा ने उस बिल को क्या कर दिया, उस बिल को लोकसभा ने क्या बोल दिया, नो, कि भैया हम तो पास नहीं करेंगे। और फिर वो बिल किसके पास गया, राज्यसभा के पास। अभी राज्यसभा ने यस और नो कुछ नहीं बोला है, अभी राज्यसभा का फैसला पेंडिंग है। तो ऐसा बिल पर कोई आंच नहीं आएगी, ऐसा बिल कंटिन्यू रहेगा, भले ही लोकसभा इस दौरान निपट क्यों ना जाए। परंतु दूसरी सिचुएशन में क्या था, लोकसभा ने बिल को अप्रूव कर दिया है, उन्होंने विधेयक को अपनी तरफ से पारित कर दिया है, लेकिन फिर यह बिल कहां पहुंचा है, राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने अभी हां ना कुछ नहीं बोला इस बिल पर, तो पेंडिंग है। लेकिन इस दौरान अगर लोकसभा निपट गई तो फिर यह बिल भी क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। तो यह सिचुएशन अलग है, देख सकते हो। इस सिचुएशन में बिल नहीं निपटेगा, बना रहेगा, भले ही लोकसभा निपट जाए, लेकिन इस सिचुएशन में बिल निपट जाएगा लोकसभा के निपटते ही। पक्की बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और देख लेते हैं, एक ऐसा बिल जिसको दोनों ने पास कर दिया था। लोकसभा ने भी हां बोल दिया, हम चाहते हैं ये बने, और राज्यसभा ने भी बोल दिया कि हम चाहते हैं ये बने। और अब वो बिल बस और बस किसका इंतजार कर रहा है, अब वो बिल बस और बस इंतजार कर रहा है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर का। तो ऐसा बिल भी समाप्त नहीं होगा। क्यों करोगे ऐसे बिल को समाप्त, क्योंकि ये बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों पास कर चुकी हैं, प्रेसिडेंट के पास जा चुका है, बस प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने उस पर रह गए हैं, तो वो भी हो जाएंगे। तो ऐसा बिल खत्म नहीं होता है, ऐसा बिल कंटिन्यू रहता है। पक्की बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, एक ऐसा बिल जिसको दोनों हाउस ने पास कर दिया, लोकसभा ने भी कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, परंतु प्रेसिडेंट ने इस बिल पर सिग्नेचर नहीं करे। प्रेसिडेंट ने इस बिल को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा के पास रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया? रिकंसिडरेशन, पुनः विचार के लिए, कि वापस सोच लो। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, ऐसा बिल भी खत्म नहीं होगा, ऐसा बिल भी लैप्स नहीं होगा। पक्की बात। तो शुरू की जो 2-3 कंडीशन आई थी वहां पर बिल खत्म हो जाता है, और मैंने बात की हर कंडीशन को आपको क्लियर कट बताया है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया,
परंतु अब वो प्रेसिडेंट के पास रखा हुआ है कि प्रेसिडेंट उस पर कब सिग्नेचर करेंगे, तो करेंगे तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा बिल खत्म नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, भले ही लोकसभा निपट जाए। लेकिन दूसरे केस में लोकसभा राज्यसभा ने अभी भी पास कर दिया, अब वो बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस रिटर्न कर दिया लोकसभा राज्यसभा के पास, भैया तुम पुनः विचार करो, रिकंसिडरेशन करो। लेकिन इस परिस्थिति में भी वो बिल समाप्त नहीं होगा, वो बिल लैप्स नहीं होगा, भले ही लोकसभा निपट जाए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट दोस्तों मैंने आपको क्लियर कट यहां पे बता दिए हैं। अब एक बार आपको स्क्रीन पर यहां पर टैप से पॉज करना है और यहां पर एडजर्नमेंट वर्सेस प्रोरोगेशन पढ़ लेना है, डिफरेंस दिया हुआ है। मुझे तो लगता है समझ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन, इसके अंदर सेशन का अंत नहीं होता, इसके अंदर केवल मीटिंग का अंत होता है। और मीटिंग अंत करने के लिए आपको प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है, मीटिंग अंत करने के लिए पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर काफी है। प्रोरोगेशन का मतलब होता है पूरा का पूरा सेशन खत्म कर देना, यानी कि पूरा का पूरा सत्र खत्म कर देना। यह बड़ी चीज है, तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है। लीजिए, सिंपल तो कहानी है। एक बार फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, जो एडजर्नमेंट है, एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग को खत्म कर रहे हो, तो बताओ क्या इसका असर किसी बिल पर या किसी बिजनेस पर पड़ेगा? अरे भैया मीटिंग ही तो खत्म हुई है, अभी वापस शुरू हो जाएगी, कौन सा तुम्हारा सेशन खत्म हो गया है, तो कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर क्या खत्म हो रहा है? यहां पर पूरा का पूरा सेशन समाप्त हो रहा है। तो जब पूरा सेशन समाप्त होता है, पूरा सत्र समाप्त होता है, तो बिल पर तो इसका भी कोई असर नहीं पड़ता। बिल पर असर कब पड़ता है? जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, निपट जाती है, तो वो अपने ऊपर पड़ा। लेकिन अगर चाहे मीटिंग बंद हो रही है, चाहे सेशन बंद हो रहा है, इसका बिल पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बिल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेशन बंद हो, चालू हो, मीटिंग बंद हो, चालू हो। लेकिन जब सेशन समाप्त हो जाता है, सत्र समाप्त हो जाता है, तो उस दौरान अगर कोई पेंडिंग नोटिस वगैरह बचे हुए हैं तो वो सारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब मात्र मीटिंग समाप्त होती है तो बिल समाप्त होता और ना ही किसी प्रकार का नोटिस समाप्त होता। तो मीटिंग समाप्त होने पर कुछ नहीं बदलता और सेशन समाप्त होने पर केवल जो पेंडिंग नोटिस वगैरह हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दैट्स इट। तो दोस्तों यहां पर आज के लिए हम लोग करेंगे इतना, और अगले लेक्चर से हम देख लेते हैं क्या शुरू करेंगे। अगले लेक्चर से हम इस हेडिंग से शुरू करेंगे, कोरम। तो आज मैंने आपको सारे सेशन करवा दिए, विप वगैरह करवा दिया, लीडर ऑफ द हाउस वगैरह सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने करवा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और यहां से दवा के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।